डेटा वाइज तो स्ट्रॉन्ग ही रहना है आपको। क्यों? बात ये है, सिंपल सा सार ये है कि अगर आप बार बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या है कि डीएनए का प्रिंट, जैसे आपके फिंगरप्रिंट हमेशा आपके ही फिंगरप्रिंट सबसे अलग होंगे, दैट्स वाई रेटिना का, आई का रेटिना का इम्प्रेशन लिया जाता है, कॉर्निया का रेटिना का मतलब आई का लिया जाता है इम्प्रेशन टू वेरीफाई, और आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं जैसे आधार कार्ड वगैरह में आप देखते, तो उसी तरीके से एक डीएनए की प्रोफाइलिंग होती है। डीएनए बहुत ही पॉलीमॉर्फिक है, लेकिन डीएनए की जो प्रोफाइलिंग कह रही है उसके अकॉर्डिंग वहां पे सर्टेन चीज ऐसी है जो तुम्हारे में है, मेरे में नहीं है। क्लियर? तुम्हारा अपना स्पेसिफिक होगा, मेरा अपना स्पेसिफिक होगा। उसी तरीके से धरती पे सारे इंडिविजुअल का अपना अपना स्पेसिफिक है। तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन डीएनए की प्रोफाइलिंग की जाती है, उसको बोलते हैं डीएनए का फिंगरप्रिंट। जैसे फिंगरप्रिंट कॉमन है उसी तरीके से, एक्सेप्ट मीरोजाइगोटिक ट्यून्स। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्यून्स मतलब एक ही ट्विन, एक ही जाइगोट के डेवलपमेंट से दो बेबी जो डेवलप हुए होंगे, दो बेबी ट्विंस फॉर्म हुए होंगे, उनमें चांसेस है कि उनका डीएनए एकदम एज इट इज। ठीक है बच्चों, तो ये समरी है कि यहाँ पे करना क्या है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एकदम फटाफट 20 मिनट 30 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो लिसन केयरफुली, और ये चीज जो पॉइंट आउट बताते हैं हम, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज स्टेटेड इन द प्रेसिडिंग सेक्शन, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को प्रोफाइलिंग फाइंड आउट करने के लिए तब बताया गया था कि 99% बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमंस इज द सेम। इट मीन्स कि डिफरेंस कहाँ है, 0.1% में डिफरेंस है। ठीक है, एक तो कॉमन सी बात है, जितने भी प्रोटीन फंक्शनल पाथवे सब सिंथेसिस चलने के लिए, मेटाबॉलिक सिंथेसिस चलने के लिए जो जीन चाहिए वो तो सबके कॉमन है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि 99% ही जंक डीएनए है। इस 99% जंक डीएनए में ही कहीं वेरिएशंस की बात कर रहे हैं। अदरवाइज हम जो प्रोफाइलिंग करने जाएंगे, तो जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इतने सारे साल लग गए थे, उसी तरीके से हर बार जब आप डीएनए क्राइम सस्पेक्ट में जैसे सुनते हो कि डीएनए मैच कराना या पैटर्निटी टेस्ट में डीएनए को मैच कराना है, तो उसमें अच्छा खासा टाइम और कॉस्ट आएगा। क्लियर? तो वे इग्नोर दैट पोर्शन, हम उसको मैच नहीं करते हैं। अब वी आर फोकसिंग की जो 99.9% टोटल डीएनए में 0.1% का वेरिएशन है, जिसके अलावा जिसकी वजह से आप कुछ दिखते हो, हम कुछ दिखते हैं। एक तो ये एक्सप्रेशन वाली बात हो गई, एंड दूसरा नॉन नॉन फंक्शनल डीएनए, मतलब यू कैन से जिससे प्रोटीन फॉर्म नहीं हो रहे हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ना आरआरएनए बन रहा है उससे, ना एमआरएनए बन रहा है, ना टीआरएनए बन। क्लियर? कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, वैसे डीएनए वाले पोर्शन को हम कह देते हैं इंट्रॉन्स। उन्हीं इंट्रॉन्स में इसकी गुत्थी छुपी हुई है कि हम इतना जंक डीएनए ना देखें, हम वहां से कुछ रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर लें और उनको मैच कर लें, और यही होता है रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आते हैं इस पे बैक। अभी डेटाबेस एनसीईआरटी के पॉइंट से देख लेते हैं। Percent of base sequence among human is the same. Assuming human genome as 3 into 10 की power 9 base pair, in how many base sequence would there be difference? It is this difference in sequence of DNA which makes every individual unique in their phenotypic appearance. वही डिफरेंस, वही एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म ये डिसाइड करेगा, जीन का कॉम्बिनेशन, एलील का एक्सप्रेशन, ये सब डिसाइड करता है कि फिनोटाइपिक अपीयरेंस उसका कैसे आएगा। बट यहाँ पे अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम उसकी भी बात नहीं करेंगे, बट ये दिया हुआ डेटा दिया है उसको दे। इफ वन, ये 0.1% को एलेबोरेट कर रहा है। क्लियर? अगर टोटल इतना है तो इसमें 0.1% ही ऐसे हैं जो कि आपको एक्सप्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट लुक दे रहे हैं, फिनोटाइपिक अपीयरेंस डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। Okay, if one aims to find out genetic difference between two individual or among individual of a population, sequencing their DNA every time would be और डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टाइप्स। ठीक है, एक लंबा टाइम लगेगा, उसमें एक्सपेंस लगेगा, उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। आप सबने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितना ह्यूज प्रोजेक्ट था, कंट्रीज इन्वॉल्व हुई थी, अच्छा खासा टाइम लगा था, सिक्वेंसिंग हुआ था, तो वही मेथड करनी पड़ेगी। डिफरेंस हर हर किसी का सिक्वेंस करो,
क्लियर? तो इसलिए हम उस मेथड में नहीं चल सकते। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका अल्टरनेट डिवाइस आया, अल्टरनेट मेथड आया, जिसमें वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। क्लियर? दिस इज द क्विक मेथड। अब बात ये आती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस क्या है, स्टेप्स क्या है, जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको ये सब चीज चलनी चाहिए, कितने परसेंटेज कॉमन है, कितने परसेंट डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो ही हमें एग्जैक्टली ये जीन में भी डिफरेंस, जो एक्सप्रेस अलग अलग हो रहे हैं, तब हमारा एक्सप्रेशन डिफरेंटली हो रहा है। फिर जंक डीएनए में है, जहां पे रिपीटेटिव टैंडम रिपीट्स अपने को मिलेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्लियर? तो उसमें हमें मिलेगा, वहां से हमें डीएनए के सीक्वेंस को आइसोलेट करना है, जो रिपीट हर किसी का, कि क्या सीक्वेंस रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये उसका अपना पर्सनल होता है, और ये पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता रहता है। और जब बच्चे में ट्रांसफर होगा, देर इज 50-50% चांस कि उसका मदर वाले से आए 50% एंड फादर वाले से 50% आए। तो दोनों की प्रोफाइलिंग के बीच में कहीं मैच, मतलब जो बैंड उसमें मिलेंगे बच्चे में, जो सन में जिसका भी डीएनए टेस्ट हो रहा है उसमें मिलेगा, वो सेम। और पता है तुम लोग को, ऐसे केसेस में मैक्सिमम फादर का डीएनए टेस्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मदर का तो वॉर्म यूट्रस मदर में ही है, जब बेबी बॉर्न करेगा तो सभी को पता है। लेकिन हाँ, किसी का खोया हुआ बच्चा है और वो लेडी क्लेम कर रही है कि ये बच्चा उसका है, तो वहां पे मदर के भी डीएनए टेस्ट से, क्योंकि इसको पैटर्निटी टेस्ट बोलते हैं, तो बोथ मदर एंड फादर के लिए अप्लीकेबल होगा। बट 100% मैच नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे में जो डीएनए आया है वो 50% मदर से आया है, 50% फादर से आया है, सिंपल जेनेटिक्स है, इनहेरिटेंस वाले। Clear? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग involves identifying difference in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA, because in this sequence a small stretch of DNA is repeated. ये है आपका, जो इस आइडिया को ओरिजिनेट किया कि रिपीटेटिव डीएनए सब में एक कोई स्ट्रेच, कोई फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस है, जो कि रिपीट होता है अल्टरनेट टाइमिंग पे। क्लियर? रिपीटेड मेनी टाइम्स। जस्ट सपोज एक सीक्वेंस लिख रही हूँ, ए टी टी, ठीक है, तो कितने हैं इसमें, 5 न्यूक्लियोटाइड है। ये 5 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मेरे में हो सकता है 10 बार रिपीट हो रहा हो, आपके में हो सकता है कि हाँ ये कॉमन ही है सीक्वेंस, रिपीट आपके में भी हो रहा है, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ 3 बार रिपीट हो रहा है, कहीं सिर्फ 2 टाइम रिपीट हो सकता है। कभी कभी वेरिएशंस के लिए मैंने क्या बताया, ए टी, ए वाला वेरिएशन आ गया, सी है एंड टी टी है। ठीक है, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी वेरिएशन हो सकता है। तो वेरिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब एकदम क्लियर रहना चाहिए। These repetitive DNA sequence are separated from bulk genomic DNA. अब सिर्फ हमें क्या करना है, पूरे बल्क जीनोमिक डीएनए को सीक्वेंस नहीं करना है, हमने वहां से क्या करना है, ये रिपीटेटिव डीएनए जो हमने फाइंड आउट किए हैं, जैसे जो सैंपल हमको मैच करना है उसमें रिपीटेटिव डीएनए ऑलरेडी मिल गया होगा, उसी रिपीटेटिव डीएनए की मैचिंग कॉम्प्लीमेंट, उसी रिपीटेटिव डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब डिजाइन करके अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर सस्पेक्ट के भी सैंपल में क्या वही रिपीटेटिव डीएनए आ रहा है, उतने ही टाइम्स आ रहा है। तो अभी सीक्वेंसिंग करने वाला फंडा खत्म हो गया, सिर्फ कट करना है, उसको एनालाइज करना है, फ्रेगमेंट को रन करना है, फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना है, बाइंडिंग करना है, स्टेप्स हम बताते हैं। ठीक है, अभी जनरल बोल रहे हैं। तो उस रिपीटेटिव डीएनए के अगर मैच मिल गया तो दोनों करेक्ट हो जाएगा, दोनों का सैंपल बराबर हो जाएगा, मतलब जो क्राइम सीन से मिला था वो और जो सस्पेक्ट था, अगर उसका सीक्वेंस मिल गया तो दैट इज द केस सॉल्व हो जाता है ऐसे ही। फोरेंसिक साइंस में आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। तो अब यहाँ से आपको पूरे बल्क डीएनए को, पूरे बल्क जीनोम को प्रोफाइलिंग करने की नीड नहीं बची। एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो, इससे ग्राफिकल क्वेश्चन पुट हो सकता है। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जब ये कह रहे हैं कि बल्क जीनोमिक डीएनए में मोस्टली कॉमन पोर्शन है, मतलब ये अगर पीक फॉर्म में पूछेगा तो इसकी पीक आपको बड़ी मिलेगी। क्लियर? और ये जो आपका डीएनए मिलेगा आपको, जो रिपीटेटिव डीएनए है, इसकी इसकी प्रोफाइलिंग करने पे पीक आपको छोटी मिलेगी। तो छोटी डीएनए वाली पीक जहाँ पे आई है, उस सैंपल को आप सेंट्रीफ्यूगेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हो। क्लियर?
उसी सेपरेशन से आप वो आइसोलेट कर लेते हो कि रिपीटेटिव डीएनए इस पोर्शन में आ गया. The bulk DNA from a major peak and the other small peaks are referred to as satellite DNA. और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Satellite DNA. And then on the basis of number of nucleotides present in that satellite DNA, we divide that satellite DNA into micro, mini and macro satellite. ठीक है? कहीं पे तो था ना ये भी. ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट. चलो भी देखो. ओके, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि एटी रिच सीक्वेंस मिले, जीसी रिच सीक्वेंस मिले, तो कुछ पैटर्न होगा. ठीक है, ऐसा जी सी 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 जी जी सी, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री भी तुम्हें पता है. ठीक है, अब ये पैटर्न मिल रहा है तो ये उसका स्पेसिफिक पैटर्न हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सीक्वेंट. बेस कंपोजिशन क्या है, सेगमेंट का लेंथ क्या है, मतलब वो कितने न्यूक्लियोटाइड बेस उसमें प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर रिपीटेटिव फ्रेगमेंट में, उस सैटेलाइट में, एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था एक सीक्वेंस, और हमारे में वो 10 टाइम रिपीट्स हो सकता है, तुम्हारे में वो 5 टाइम रिपीट्स हो सकता है, 3 टाइम रिपीट्स हो सकता है. फ्रेगमेंट कॉमन है लेकिन रिपीट्स वेरी करेगा, और इट इज नॉट पॉसिबल कि रिपीट भी मिल जाए, फ्रेगमेंट भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फेल हो जाएगी. Clear? The satellite DNA is classified into many categories such as micro and mini satellite. Micro में number of satellite approximately 2 to 10 base pair होते हैं. Mini satellite उससे बड़ा होगा. These sequences normally do not code for any proteins, but they form a large portion of human genome. और आप म्यूटेशन को भी इससे रिलेट कर सकते हो. ऐसे म्यूटेशन जो इनहेरिट नहीं होंगे, क्लियर, ऐसे म्यूटेशन जो इनहेरिट नहीं होंगे, जिनसे कोई डिजीज कॉज नहीं होगी, वो इन्हीं पोर्शन में होगा, नॉन कोडेड सीक्वेंस में. नॉन कोडेड सीक्वेंस में ऐसा म्यूटेशन हो सकता है कि वो कोडेड सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स कुछ कोड करने लगे, फंक्शनल फॉर्म चेंज हो जाए, ये हो सकता है. लेकिन अगर वो म्यूटेशन एक जनरेशन में ही था और यहाँ से खत्म हो गया, वो इनहेरिट नहीं हुआ है, एडॉप्टेशन, ठीक है, इवोल्यूशन चेंजेस, ये सारी चीज इससे रिलेट करते हैं बेटा, म्यूटेशन वाले क्वेश्चन. चलो अभी मिक्स नहीं करते, उसको सेपरेटली देख लेंगे. These sequences normally do not code for any protein, but they form a large portion of human genome. These sequences show high degree of polymorphism. High degree of polymorphism मतलब सीक्वेंस हो सकता है 80 जीसी रिच हो, लेकिन एक सीक्वेंस, एक न्यूक्लियोटाइड का भी वहां पे वेरिएशन है तो पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा. जैसे जस्ट सपोज ये जीसी सी जी जी है, तो हमने सिर्फ ये पकड़ा, ये थर्ड पोजीशन वाला सी लिया, और इसके कई फॉर्म हो सकते हैं. जी सी टी हो सकता है, सी जी जी, मतलब 3 फॉर्म और हो सकते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहीं पे हम ए रख दें, यहीं पे हम जी रख दें, तो आपका ये सब तो कॉमन है, 1 न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन आपको मिल रहा है. तो इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म जनरेट हो जाती है. एंड दैट, अगर कोई एक प्रोसेस पूछता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्लियर, ऑलरेडी पीवाईक्यूज में मिला होगा ये, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका आंसर है RFLP. नॉट सदर्न ब्लॉटिंग, नॉट सैटेलाइट, कुछ भी इसका आंसर नहीं होगा, दैट आर द पार्ट. लेकिन RFLP प्रोसेस इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो इंडिकेट करता है कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बनाए, और उस फ्रेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ है, और उस लेंथ के फ्रेगमेंट के डीएनए को आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में देख रहे हो, वहां पे वेरिएशंस प्रेजेंट है. सिंगल बेस का भी वेरिएशन हो सकता है, 2 बेस का भी वेरिएशन हो सकता है, तो उसकी पॉलीमॉर्फिज्म है. एंड इसी को आप, इसी पॉलीमॉर्फिज्म में जो एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट मैच आपको मिल जाएगा, दैट विल बी द मैचिंग डीएनए, जिसके कंपेयर में आप मैच करते हो. ये है इसका सारे तरीके से. ठीक है, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये एमसीक्यू है. अब ये सारे एमसीक्यू काहे को गलत होने भाई. अगर दे रहा है हेयर, तो सिर्फ हेयर में बच जाओ भाई, उसमें देखो हेयर में रूट है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है हेयर फॉलिकल, रूट हेयर, हेयर रूट ऐसे नहीं लिखा है, तो बाकी तो पोर्शन डेड है ना बेटा, ये कैरेटिन से क्या मिलेगा. ठीक है,
तो हेयर रूट होना चाहिए, हेयर फॉलिकल होना चाहिए ऑप्शन में। तुम लोग बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे हो, और अभी 450 के अबव भी बहुत कम बच्चे हो, 500 के अबव आ जाओ आप जून के एंड तक। आई एक्सपेक्ट कि आप 550 स्कोर आपका कंटिन्यू आने चाहिए। तो हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, क्लियर। और ऐसा नहीं होगा कि कोई क्राइम हुआ है या कोई कहीं से गुजरा है तो उसका कोई भी सैंपल नहीं मिले, उसके लिए बहुत ट्रेंड एकदम क्रिमिनल होगा, बहुत बच के जाएगा। जैसे अगर सपोज कोई रेप केस है तो रेप केस में सैंपल ना मिले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फ्रक्टोज वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, सीमेन में फ्रक्टोज होता है। तो सैंपल कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। वो वहां पे कुछ खाया होगा, तो उस चीज, खाने वाली चीज अगर बची होगी तो उस पे सलाइवा लगा होगा, उसने पकड़ा होगा तो फिंगरप्रिंट जाता है, ठीक है। वहां पे बाल गिर सकते हैं, वहां पे हाथापाई हुई होगी, लड़ाई हुई होगी तो ब्लड आ सकता है। तो सैंपल भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस किस सैंपल से आप डीएनए को आइसोलेट कर सकते हो। तो बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन इसका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। From an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool for forensic application. Clear? पॉलीमॉर्फिज्म होना जरूरी है, कॉमन हो जाएगा तो आप कैसे, अगर ये चीज कॉमन हो जाती है, सब में वही है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ए क्रिमिनल है कि बी क्रिमिनल है कि सी है कि डी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस। और वही पॉलीमॉर्फिज्म में आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया, डिफरेंट फ्रेगमेंट लिए, डिफरेंट लेंथ के हैं, एंड वो वेरिएशन को शो कर रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए fingerprinting. Further, as the polymorphisms are inherited from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing. अब ये सारे ऑप्शन दे रहा है और पूछ रहा है फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो बहुत हड़बड़ तड़बड़ में ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ो। क्लियर? ये आपका ह्यूमन जीनोम वाला हो गया था, इसको स्किप करते हैं। ये बैंड देख लो एक बार, सैटेलाइट बैंड का पीक हमेशा छोटा आएगा और बल्क डीएनए, बल्क जीनोम का पीक हमेशा बड़ा आएगा। सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में डीएनए को सेपरेट करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं, दैट इज सीजियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे बैंड देखो, मेन बैंड बल्क डीएनए का बैंड है तो मोटा मिल रहा है, एंड सैटेलाइट डीएनए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फ्रेगमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट, आपको डिफरेंट बैंड्स मिले हैं, लेकिन लाइटर है। क्लियर? अब हाँ, ये नोट डाउन कर लेना, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, मैक्रो सैटेलाइट। 1 to 10 नॉर्मल भी याद रखोगे, 1 to 9, 1 to 10 तो माइक्रो चले जाना। 10 to 100 मिनी सैटेलाइट हो गया, मोर देन 100 मैक्रो सैटेलाइट, अप टू 1000 भी हो सकता है। ओके बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? फास्ट रिप्लाई करो, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है? हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस विद ईच रिपीटेड सीक्वेंस रेंजिंग फ्रॉम 1000 to several thousand बेस पेयर, ठीक है, वो डिफाइन करेगा। वेरी गुड बेटा, सुनते रहो, अभी पूरी चीज आज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे हम देखें एक लेक्चर, अच्छा चलो अभी तो मैंने कुछ और प्लान किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम से कार्डियक साइकिल लूंगी मैं, फिर एक लेक्चर क्रोमोसोम पे लेंगे हम। और क्रोमोसोम वाले लेक्चर में भैया रिक्वेस्ट है, सबको बुला लेना जरा। क्वेश्चन तो तुम लोग इतने गलत करते हो, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड वाले, प्लॉइडी वाले, क्रोमोसोम वाले, तो ये सब लेक्चर जब होंगे उस दिन प्रेजेंट हो जाना। क्लियर? अब ये यहाँ पे देखो, तुम रिपीटेटिव डीएनए दिख रहा है, तुम, दिस इज बैंड ऑफ डीएनए। बाकी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर उसी दिन बात करेंगे। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो जाता है? एसएनपी, स्निप्स, पहले भी बात कर चुके हैं। एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में सिर्फ डिफरेंस होगा, तो ऐसे क्या हो जाते हैं? एसएनपीज हो जाते हैं। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन, कोई बहुत क्लोज है, रिलेटिव्स में ही सैंपल मिल रहा है तो वहां पे मिक्सचर पॉसिबिलिटी हायर है कि एक ही बेस का कहीं डिफरेंस हो, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड लोगों के सैंपल मिलने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन उसमें भी एक्यूरेटली 100% वाला बैंड आपका जो होगा वो सस्पेक्ट होगा, मतलब वही सस्पेक्ट एक्चुअली में गिल्टी होगा। क्लियर? एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत, एनिवर्सरी आने वाली है, इसकी हलचल शुरू हो गया न्यूज चैनल पे, है ना।
SSR is also known as microsatellite और short tandem repeat. STR, SSR एक ही चीज होता है. सिंपल सी बात, कोई छोटा सा सीक्वेंस है और वो रिपीट हो रहा है. ठीक है, देखो, ठीक है, नेम इंडिकेट कर रहा है ना, माइक्रो सैटेलाइट बोल रहा है, शॉर्ट टैंडम रिपीट. ठीक है, शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट. तो आप देखो ये सिर्फ टीजी 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 रिपीट होने वाला न्यूक्लियोटाइड कितना है, 2. कितनी बार रिपीट हो रहा है, 8. तो कौन रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, और ये बन गया आपका माइक्रो सैटेलाइट. माइक्रो सैटेलाइट की रेंज कितनी थी, सिंगल से लेके वो 9 तक हो सकता है. क्लियर, 10 भी आएगा तो भी करेक्ट है, चले जाना. ठीक है, फिर दूसरे में दिखा है AAT. अब AAT 6 टाइम लिखा है, तो AAT 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 6 टाइम रिपीट हो गया. इसी तरीके से C8 का एग्जांपल दिया हुआ है. तो समझो बात को, क्या है, कितना रिपीट होगा, और यही इसका बेस है जो आइडेंटिफाई करने में रोल प्ले करेगा. और टेक्नोलॉजी का बेसिस क्या है कि वो वहां पे रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करते हैं, तब ये होता है. फिर आ जाता है VNTR. VNTR साइज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, सिर्फ इसका फुल फॉर्म जानो, और यही है टैंडम रिपीट्स. जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं, मिनी सैटेलाइट्स हैं, उन्हीं को आप ब्रॉडली सैटेलाइट्स कह रहे हो, उन्हीं को SSR कह रहे हो, उन्हीं सीक्वेंस को आप VNTRs कह रहे हो, मिनी सैटेलाइट. क्यों, या एक स्पेसिफिक चीज ध्यान में रखना, हाँ ये जरूरी है. ठीक है, मिनी सैटेलाइट को ही आप VNTR कहोगे, शॉर्ट शॉर्ट को नहीं कहोगे, वो SSR रहेंगे. ठीक है, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. अब ये वाले रिपीट्स के कॉमन है चांसेस बेटा, समझना. अगर दोनों में से आपको एक प्रायोरिटी देने की बात आ जाए, तो ये दो ही पेयर के सीक्वेंस है, दो ही सॉरी दो ही न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है. जैसे अभी TA लिखा था. ठीक है, तो TA हो सकता है, बड़ा कॉमन है बेटा, हो सकता है कई लोगों में ये मिल जाए मैच. तो ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा. तो बहुत एक्यूरेट के लिए ना आप बहुत लार्जर पे डिपेंडेंट हो सकते हो, ना बहुत स्मॉलर पे डिपेंडेंट हो सकते हो. तो VNTRs को आप सबसे प्रेफरेंस दोगे. अगर ऑप्शन में SSR भी आ रहा है, VNTR भी आ रहा है, तो VNTR को आप दोगे, जो कि मिनी सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, क्लियर है. वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको. कहाँ यूज हो रहा है, क्या एप्लीकेशन है, वैसे भी पूछ सकता है. सिंपल एक चीज ध्यान में रखना कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस के रिपीटेड पोर्शन की बात हो रही है. नेम इंडिकेट कर रहा है कि वेरिएबल नंबर है, नंबर्स वेरी कर रहे हैं टैंडम रिपीट्स के, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट्स हो रहे हैं उसके नंबर्स वेरी है. नाउ जो आप सीक्वेंस की बात कर रहे हो और जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, सुनो एकदम कहानी की तरह. क्लियर, कहीं है, कहीं पे कोई केस हो गया है, क्रिमिनल क्राइम 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 हुआ है, वहां पे फोरेंसिक की टीम पहुंची है. तो सबसे पहले वो क्या करेगी, फोरेंसिक की टीम चाय पानी तो पिएगी नहीं. ठीक है, मूवीज की बात नहीं कर रहे हैं अपन, सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, मस्ती की बात नहीं कर रहे हैं अपन, टू द पॉइंट बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले वो क्या करेगी, कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल. वो ट्राई करेगी कि उस क्राइम साइट से उसको कोई बायोलॉजिकल सैंपल मिले, जिससे वो अपनी अपना जो वहां पे डिटेक्शन करना है, जो वहां पे उसकी टीम एफर्ट कर रही है, उसके लिए कोई लीड मिले. तो कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल किया उसने. अब वो लैब आ गए. तो जो बायोलॉजिकल सैंपल है उसमें तो तुम्हें पता है कि बहुत कुछ हो सकता है. जस्ट सपोज सलाइवा का सैंपल मिला है, तो यू नो द कंपोनेंट ऑफ सलाइवा. क्लियर, उसमें केमिकल से उसको कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. उसमें वो कुछ ऐसा ढूंढेगी कि कोई सेल हो, म्यूकस की सेल हो, टूटी फूटी सेल्स हो, जिससे उसको DNA मिल जाए, ले लेगी DNA. ठीक है, जस्ट सपोज हेयर फॉलिकल लेके आया, तो हेयर फॉलिकल से वो DNA को आइसोलेट करेगी. इसका अपना एक प्रोसेस होगा. तो DNA का आइसोलेशन हो गया या एक्सट्रेशन ऑफ DNA. तो सेकेंड स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA. जो सैंपल वो लेके आए लैबोरेटरी में, वहां उन्होंने क्या किया, DNA को एक्सट्रैक्ट कर दिया. एंड नाउ व्हाट, एक्सट्रैक्शन के बाद अब क्या होगा, तो एम्पलीफाई करेंगे. पहले कहीं ये सैंपल सैंपल बड़ा कीमती होता है, ये दोबारा नहीं मिल सकता है, ये मान लो. क्लियर, तो इस सैंपल पे डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं होती है, डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं होती है. और यही तुमसे पूछा था एक बार MCQ में, PCR, DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस है ना. PCR इज अ पार्ट ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग.
पीसीआर से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते हो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स में बताई है, ठीक है। तो जो आपको सैंपल मिला, उस सैंपल को आप वो आपसे मिस ना हो जाए, तो उसके आपने कई सारी कॉपी बना ली, तो दैट इज एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। क्लियर? यूज क्या किए उसके लिए? पीसीआर टेक्निक यूज किए, पीसीआर मशीन की यूज किए, विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सैंपल डालते हैं और उससे बाइंडिंग के लिए न्यूक्लियोटाइड वगैरह सब कुछ वहां पे ऐड होगा। पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, थर्मस एक्वेटिकल क्या था, थर्मस एक्वेटिकस, सही तो बोल रही, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया हुआ पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चलो एम्पलीफाई हो गया। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो क्राइम सीन से मिला होगा उसका ये सारा प्रोसेस करके आपने सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके रखा होगा। नाउ आप सस्पेक्ट का सैंपल लेके आए, तो आप सेम प्रोसेस करोगे, बायोलॉजिकल सैंपल का कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, एम्पलीफिकेशन, एंड देन सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिस जिस एंजाइम से क्राइम सीन से जो मिला था उसको आपने कट किया था, वही एंजाइम आप जब सस्पेक्ट के सैंपल को ट्रीट करोगे, सैंपल कुछ भी हो सकता है, डीएनए कॉमन ही होगा, ठीक है। चाहे वो आप हेयर का ले आओ, चाहे आप वो सलाइवा का ले आओ, चाहे आप वो सीमेन का ले आओ, कहीं से भी ले आओ, डीएनए कॉमन ही होगा। कटिंग द डीएनए इन फ्रेगमेंट, तो वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जेनेटिकल नाइफ जिनको आप बोलते हो, ठीक है, उनसे कट कर लिया। अब आपको पता है कि आप कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हो, वो किस सीक्वेंस पे कट करेगा। पॉलीमर जो आपका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या स्टिकी एंड्स बनेंगे, उस तरीके से आप सीक्वेंस कट करने की साइड जानते हो। उसके बीच में अब रहेगा फ्रेगमेंट। हो सकता है कोई यहाँ पे कट किया है, हो सकता है कोई यहाँ कट किया है, इतना बड़ा कट किया है, कोई फ्रेगमेंट इतना बड़ा है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब इनको सेपरेट करने के लिए हमें आगे बढ़ना है प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी अरेंजिंग ऑफ फ्रेगमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से फ्रेगमेंटेशन को अरेंज कर लिया। क्या इसमें अप्लाई होता है? सुनो ध्यान से, यहाँ से भी क्वेश्चन गलत होते हैं तुम लोग के, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आप क्या अप्लाई, क्या लॉ चलता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, एक मीडियम है, एक मीडियम लिया और उस मीडियम में वेल बने हुए हैं, वेल बनाया है, और उस वेल में आपने डीएनए को लोड कर दिया है। डिफरेंट डिफरेंट डीएनए यहाँ पे लोड है। अब जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे, तो डीएनए का है निगेटिव एंड, निगेटिव होता है चार्ज, तो निगेटिव एंड से वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करेगा। और सबसे फास्ट कौन सा मूव करेगा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जो सबसे छोटा होगा, स्मॉलर सेगमेंट, स्मॉलेस्ट सेगमेंट अचीव फारदेस्ट डिस्टेंस, सबसे दूर तक जाएगा। क्लियर? तो फ्रेगमेंट को हमने जनरेट किया बाय द कटिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड देन वी अरेंज द फ्रेगमेंट यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई करके, फोरेसिस मतलब पोर से, बीच में जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स से अगार समझ लो, ठीक है, उस मैट्रिक्स से वो वहां पे मूव कर जाएगा एंड फ्रेगमेंट उसके सेपरेट हो जाएंगे। नाउ व्हाट, उन फ्रेगमेंट को आपको लेना है, उनकी ब्लॉटिंग करनी है। जैसे आप वो देखे वो थंब इम्प्रेशन वगैरह देते हुए ब्लू कलर की इंक लेते हैं, उससे क्या आ रहा है, आपका इंप्रेशन उस पे आ गया। सेम वे में नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भी ध्यान रखना। दिस इज द पार्ट ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग। जब आप डीएनए को लेते हो तो इस ब्लॉटिंग को बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में एनसी पेपर यूज किए जाते हैं, नाइट्रोसेलुलोज पेपर में, और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज की जाती है, जिससे वो जो आपने जेल में डीएनए को फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया था, डीएनए फ्रेगमेंट को आपने रन किया था, इसके ऊपर ये पेपर रखते ही इसका कॉपी इस पे, जैसे सपोज ये पेपर है, तो कॉपी ऑफ डीएनए इस पेपर पे आ जाएगा, मतलब वो उस पेपर पे आ जाएगा। क्लियर? अट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन अटैच कर लेगा, कॉपी नहीं, कॉपी बोल दिया अभी मैंने, ठीक है। सेम डीएनए फ्रेगमेंट जेल के बाहर आके नाइट्रोजन सेलुलोज मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे इतना समझो कि नीचे आयरन है, ऊपर आप मैग्नेट लगा रहे हो, तो ये आयरन के टुकड़े इस मैग्नेट पे अटैच हो जाएंगे। अभी समझ में आया? क्लियर?
तो दैट इज द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आपने ट्रांसफर कर लिया ना। ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन अभी पेयरिंग बाकी है। आप कैसे जानोगे कि उस फ्रेगमेंट में सीक्वेंस क्या है? क्लियर? तो आपने कुछ प्रोब डिजाइन किया, जैसे समझो सस्पेक्ट साइड से आपको सीक्वेंस मिला था AATTTAC। क्लियर? तो आपने प्रोब क्या डिजाइन करोगे? आप TTAAATG, ये फ्रेगमेंट आपने डिजाइन कर लिया। अब आपके सस्पेक्ट के अंदर अगर ये फ्रेगमेंट होगा तो ये प्रोब जाके उससे बाइंड कर जाएगा। दिस प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ठीक है, सेम अपोजिट सीक्वेंस होगा तो वो जाके ये नाइट्रोजन सेलुलोज मेम्ब्रेन पे जो आपने सैंपल लिया उससे बाइंड कर जाएगा। और बाइंडिंग को आप फिर इसको फ्लोरेसेंस डाई से लेबल करते हैं, मतलब फ्लोरेसेंस डाई यहाँ पे यूज करते हैं ताकि वो बाइंडिंग प्रोब अपनी लोकेशन को फ्लोरेसेंस एमिट करे। ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबल रहेगा और उससे एक फ्लोरेसेंस एमिट होगा। और जब फाइनली एक्सरे देखते हैं तो वहां पे ये पोजीशन, ये बाइंडिंग पोजीशन आ जाती है। और अगर ये पहली बार कर रहे हैं तो आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। और जब आप सस्पेक्ट ऑलरेडी क्राइम सीन का कर चुके हो और सस्पेक्ट का करना है तो आपको बहुत अच्छे से प्रोब पता है, प्रोब आपने डिजाइन किया है, प्रोब को आपने अप्लाई कर दिया और वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री साइड पे बाइंड कर जाएगा। क्लियर है? तो फिर क्या हुआ आपका? हाइब्रिडाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव प्रोब एंड देन वॉशिंग द मेम्ब्रेन बिफोर डेवलपिंग एन एक्सरे फिल्म। तो उससे आपने क्या किया? एक्स्ट्रा चीज को वॉश कर लिया। जो बाइंड नहीं हुआ था पोजीशन वो सब वॉश हो गया। अब बाइंडेड फ्रेगमेंट्स आपके पास हैं और उस फ्रेगमेंट की आपने एनालिसिस की। अगर वो मैच मिल गया, वो फ्रेगमेंट सेम एज क्राइम सीन से जो आपने ऑब्टेन किया था इससे मैच हो गया, तो सस्पेक्ट 2 इज द क्रिमिनल। क्लियर? सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3, तीन सस्पेक्ट थे, तीनों के सैंपल की सेम प्रोफाइलिंग की गई एंड प्रोफाइलिंग से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने से आपका जो मैच डेवलप हुआ उससे सस्पेक्ट मतलब फाइनली क्राइम किसने किया है वो भी आ गया। और सेम वे में यूज करते हैं, अगर फादर को डिटेक्ट करना है तो फादर की प्रोफाइलिंग और सन की प्रोफाइलिंग। फिर ऐसे ही बैंड मैच आएंगे, अगर 50% भी मैच आ रहे हैं और यहाँ के बैंड यहाँ के कॉमन एकदम जगह पे आ रहे हैं तो फिर वो भी क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। ओके बेटा, रिपीटेटिव बैंड कॉमन आएंगे, मतलब कौन सा सीक्वेंस कितनी बार है ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वो इनहेरिटेंस से आया है। 50% तो चांस है ही कि फादर का है, 50% चांस है ही कि मदर का है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अपन अभी 50% तो रखते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक्सरे फिल्म देख रहे हैं, ये फ्लोरेसेंट होता हुआ दिख रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट बैंड है, डिफरेंट ये वेल होता है जिसमें लोड किया था। इस वेल से ये ट्रांसपोर्ट किया है तो अपने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। ठीक है, देखो ये वेल में सैंपल डाला, उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिया तो निगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू पोर साइज ऑफ मैट्रिक्स एंड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ फ्रेगमेंट ये मूव करेगा। दोनों इसमें रोल प्ले करेंगे एंड जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो सबसे फास्ट, सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और टाइम तो कम ही नहीं रहेगा। जब आप बंद करोगे तो ये रेस की तरह है। ठीक है, आपने रेस बंद की तो जो जहां तक पहुंचा वो वहीं तक रहेगा। क्लियर? टाइम तो एक ही है। ठीक है, अब डीएनए प्रोब वर्क कैसे किया? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जनरेट किया गया है ऑलरेडी। जैसे सस्पेक्ट का सीक्वेंस क्राइम सीन से अगर सीक्वेंस मिला था TTA, तो डीएनए प्रोब पे क्या रहेगा? AAT। तो आपके डीएनए फ्रेगमेंट पे जाके वो नाइट्रोजनस सोल्यूस पेपर पे जो आपने मेम्ब्रेन पे सैंपल लिया उसमें AAT वाला प्रोब अगर बाइंड हुआ, बाइंडिंग शो किया, फ्लोरेसेंस आएगा, मतलब वो बाइंड कर गया। क्लियर है बच्चों? पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। पॉलीमॉर्फिज्म है तभी आप मैप कर रहे हो, जीन मैपिंग कर रहे हो। ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर दोनों में से पूछता है तो आप RFLP पे मत जाना, तब आप बोलना पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस। ठीक है, सैटेलाइट पूछता है, RFLP नहीं दिया है तो सैटेलाइट पे चले जाना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, सैट डीएनए, सैट। ठीक है, दे आर द बेसिस। पॉलीमॉर्फिज्म पूछता है, पॉलीमॉर्फिज्म को प्रायोरिटी दे देना।
जो वेरिएशन है मतलब मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, डीएनए जीनोम अलग अलग है, दैट इज द बेसिस, वेरिएशन ऑफ जेनेटिक लेवल। ठीक है, म्यूटेशन की बात तो समझ में आती ही है आप लोग को, एक दिन एक लेक्चर म्यूटेशन पे ले लेंगे। क्लियर? यहाँ पे वही म्यूटेशन का दिया है कि कोई भी एलिलिक म्यूटेशन, एलिल क्या होता है, जीन का कंट्रास्टिंग फीचर रखने वाला, ठीक है। अल्टरनेटिव, एलिल से तोड़ो तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, जैसे आप पी में देखते हो तो हाइट हो गया, तो हाइट में क्या है, शॉर्ट है कि टॉल है, तो दो एलिल हो गए उसके, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो एक म्यूटेशन अगर किसी पॉपुलेशन में, अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन पॉपुलेशन में विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01% पाया जा रहा है, 0.01% से हायर है, तो आप उसको कंसिडर करोगे कि हाँ ये म्यूटेशन उस पॉपुलेशन में इम्पैक्ट ला रहा है। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ा इस म्यूटेशन से, वो उस इंसान उस एनिमल के साथ ही खत्म हो जाएगा, उसको म्यूटेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन पे सेपरेटली एक क्लास ले लेंगे, अभी म्यूटेशन पे बात नहीं कर रहे हैं। एलेक्स जेफरे का नाम याद रखना, सैटेलाइट याद होना चाहिए, वीएनटीआर का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक याद होनी चाहिए, वीएनटीआर याद होना चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन या नायलॉन की मेम्ब्रेन, या इस टेक्निक को बोलते हैं ब्लॉट करना, तो यही है सदर्न ब्लॉट। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR probes, प्रोब जो रिपीटेड सीक्वेंस नोन है, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि रेडियो लेबल प्रोब यूज कर रहे हो।